Hello guys, welcome back to our YouTube channel Learnify IQ. This is Meghna Kanodia, and in the last lecture we have studied about respiratory system. We have understood certain terms like what is respiration, what is breathing. तो respiration क्या था? Respiration एक biochemical process है, ठीक है? Because it involves the production of various chemicals. कुछ gases produced हो रही हैं, for example CO2 produced हो रहा है, तो ये क्या है? Biochemical process है ये. On the other side जो आपका breathing था, ब्रीदिंग क्या इन्वॉल्व करता है? ब्रीदिंग इज नोन एज अ मैकेनिकल प्रोसेस. मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है गैसेस का. इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इट इन्वॉल्व सर्टेन मैकेनिक्स. तो इट इज नोन एज मैकेनिकल प्रोसेस. उसके बाद हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है वो 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व करता है, विच इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं. उसके बाद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था. देन इंटरनल रेस्पिरेशन आ जाता है. इंटरनल रेस्पिरेशन ही क्या है? आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ योर बॉडी. स्टेप्स क्या है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? सबसे पहले हो रहा था आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था. और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो रहा था? पायरुवेट या पायरुविक एसिड में हो रहा था. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. सेकेंडली हमने देखा जो पायरुवेट फॉर्म हुआ इनिशियली वो किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट टोटली डिपेंड्स, जो कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस है टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आपके 2 प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है या फिर उसके बाद से आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है. ठीक. नेक्स्ट है हमारा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो 3 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस साइकिल. ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है एंड इट अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म. ये हो रहा है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है. एंड नेक्स्ट था हमारा क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल ज्यादातर होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. नेक्स्ट हमने देखा कि थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहां पर हो रहा है? इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे हो रहा है. इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तीन में से एक जो था ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है. बाकी क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आपका किस पर होता है? वो आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे हो रहा है. ठीक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे हो रहा है. इसके बाद हमने कुछ फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको समझा था कि किस तरीके से अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या प्रोसेस होगा, किन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा. प्लस हमने देखा अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. उसके बाद ये टर्म्स देखे थे जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन समझ लिया था. देन वी हैव सीन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे आपके. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें फिनिक्स, लेनिक्स, एपिग्लॉटिस, एसोफेगस, ट्रैकिया, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, फिर उसके अंदर आते हैं आपके ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली, डायफ्राम. ये सारे देखिए और इन सबको हमने डिटेल में पढ़ लिया था. नेक्स्ट जो आज हम समझने वाले हैं, जैसे आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत सारे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. बहुत सारे नहीं, मेनली आपके जो ऑक्सीजन और CO2 का ही खेल होता है सारा, कि ऑक्सीजन किस तरीके से आप इनटेक कर रहे हैं और उसके बाद एक्सहेलेशन में आप CO2 एक्सहेल कर दे रहे हैं. तो इसमें जो गैसियस एक्सचेंज है ना, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि जब बाहर एटमॉस्फेयर में क्या था? एयर प्रेजेंट थी. एयर ही प्रेजेंट थी. आपने सीधे डायरेक्टली सिर्फ ऑक्सीजन बस तो उसमें से सिलेक्ट करके इनहेल नहीं कर लिया होगा. तो बाहर एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है. अब एयर में जो नाइट्रोजन है उसका जो परसेंटेज होता है दैट इज 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन जो O2 होता है वो कितने परसेंट होता है? 21%. मतलब ये हो गया पूरा 99% नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट है. रेस्ट ऑफ द गैसेस कितनी बची? सिर्फ 1% ही बची. तो उस 1% में से भी आपका आर्गन होगा, CO2 होगा और जो भी गैसेस इन्वॉल्व है. तो जो CO2 का परसेंटेज है उसमें वो कितना होता है? 0.03%. आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है, इनटेक ऑफ गैसेस बाय लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन. जब आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा था तो उस टाइम पे जो इनहेलेशन किया था आपने, नाइट्रोजन आपने पूरा इनहेल कर लिया, मतलब 78% आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था. आपने पूरा का पूरा इनहेल कर लिया नाइट्रोजन. उसके बाद से जो 21% ऑक्सीजन था वो भी इनहेल हो गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था 0.03% था तो वो भी इनहेल हो गया. अब जो बॉडी सेल्स, इतना तो इनहेल कर लिया, पूरा पूरा इनहेल हो गया जो एयर था, लेकिन जो बॉडी सेल्स है वो यूज कितना कर रहे हैं? तो नाइट्रोजन का क्या कोई काम था आपकी बॉडी में? नहीं था. तो बॉडी सेल्स ने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया. ठीक है. लेकिन जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का तो काम था ना, एल्वियोली में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा था उसमें ऑक्सीजन ही तो है जो आपके लंग से कहां पर ट्रैवल कर रही थी? आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर रही है, आपके हार्ट में जा रही है. उसके बाद से सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किसकी हेल्प से हो रहा था? ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा था. तो 21% जो आपने इनहेल किया उसमें से सिर्फ 4% ही आपके बॉडी सेल्स यूटिलाइज कर रहे हैं. रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन वो यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो वो वापस कहाँ चला जाएगा? एक्सहेल हो जाएगा.
CO2 जो है वो CO2 जो इनहेल किया था उसमें से बॉडी सेल्स ने एक भी CO2 का यूज नहीं किया। कोई ऐसा प्रोसेस देखा था आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पे जहां जहां पे CO2 का यूटिलाइजेशन था क्या? नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैसेस बाय बॉडी सेल्स। जब ये सारी गैसेस उन्होंने इनहेल किया आपके बॉडी सेल्स ने, तो कौन सी चीजें हैं जो जिसका भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? तो जो नाइट्रोजन है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है आपकी बॉडी सेल्स के द्वारा। ऑक्सीजन में भी आप देखोगे कि क्या ऑक्सीजन जो है वो तो हम बाहर से ही पूरा इनहेल कर रहे हैं, तो कोई फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का हो नहीं रहा है। इसके बाद CO2 है। CO2 का लगभग 4% जो है वो फॉर्मेशन होता है बॉडी सेल्स के द्वारा। कैसे फॉर्मेशन होता है? हमने देखा था कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो O2, ये जो कंज्यूम हुआ ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन करके उसका एडिशन होता है इस पर, और क्या फॉर्म हो जाता है आपका? CO2 फॉर्मेशन हो रहा था, H2O फॉर्म हो रहा था, एंड द मेन कंपोनेंट इज एनर्जी। अब इस जो CO2 फॉर्म हुई है वो तो 4% CO2 फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी गैसेस हैं जो एक्सक्रीट हो जाएंगी, क्योंकि इनका तो कोई काम ही नहीं है, तो एक्सलेशन, ब्रीदिंग के टाइम पर जो हमने इनहेलेशन किया था, अब वही चीजें जिनका यूज नहीं है ऐसी गैसेस वो आप एक्सेल कर दोगे। तो नाइट्रोजन 78% लिया था, कोई भी यूज नहीं हुआ आपकी बॉडी में, इसलिए 78% पूरा ही एक्सेल कर दिया, ठीक। ऑक्सीजन जो आपने 21% इनहेल किया था उसमें से आपके बॉडी सेल्स ने सिर्फ 4% ऑक्सीजन यूटिलाइज किया है, एंड रेस्ट बचता है 17%। 17% पूरा क्या होगा? एक्सेल हो जाएगा। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना इनहेल किया था? 0.03% इनहेल किया था। आपकी बॉडी ने क्या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया? नहीं, ऊपर से आपकी बॉडी इसका फॉर्मेशन ही कर रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पर। तो ये जो 4% बना था आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा क्या होगा? एक्सेल हो जाएगा। तो ये टेबल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है, हमने अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस सिर्फ ह्यूमंस में नहीं हो रहा है, ये एनिमल्स में नहीं हो रहा है, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो यहाँ पे जब प्लांट्स पे हो रहा है, एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे भी देखेंगे तो ह्यूमंस पे एक प्रॉपर ऑर्गन मिला हमें, प्रॉपर ऑर्गन है हमारे पास, ऑर्गन है विच इज लंग्स, जिससे आप पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर पा रहे हो। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जो उसके लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करके देगा। तो दे ऑब्टेन, उनको एनर्जी तो चाहिए ना। तो ये जो एनर्जी है वो कहां से मिल रही है? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से ही मिल रही है, बट उनके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दैट्स व्हाई दे परफॉर्म दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। ये तीनों ही, इन तीनों से ही क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो अगर एक चीज होगी कि गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स, गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम्स और गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स, इन तीनों ही प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। अब गैसेस का एक्सचेंज किस टाइम पर होता है? जैसे अगर रात है तो रात के टाइम पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, और सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ फूड को क्या होगा? सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में, जैसे वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पर किसका यूज कर रहे हैं? प्लांट CO2 का यूज करते हैं, CO2 का यूज कर रहे हैं, सनलाइट का यूज कर रहे हैं, इसलिए रात में सनलाइट तो है नहीं, तो रात में कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो उस टाइम पर CO2 का एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि या बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा? CO2 का एलिमिनेशन हो रहा है, और CO2 आपके लिए रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। इतना ज्यादा अमाउंट पे तो रिक्वायर्ड है नहीं आपके CO2 एलिमेंट, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। फिर डे टाइम पे क्या होगा? डे टाइम पे क्या होता है? CO2 जनरेट हो रही है रेस्पिरेशन के टाइम पर प्लांट्स पे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब हो रहा है तो O2 क्या होता है? O2 का एलिमिनेशन, मतलब O2 रिलीज होता है। तो वही O2 हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा 21% था एटमॉस्फेयर से आने वाला, जिसमें से हम 4% ही यूज कर रहे थे, बाकी 17% जा रहा था एक्सलेशन के थ्रू बाहर। तो इस 21 में से जो 4% हम यूज कर रहे हैं, 21% कहां से आ रहा है? इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही जनरेट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमें देखना है कि रेस्पिरेशन हमने प्लांट्स में देख लिया कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं था जिससे वो रूट, स्टेम्स और लीव्स की हेल्प से रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। बट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जब देखेंगे ना, तो हमें एक देखना है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो पानी पे रह रहे हैं। दूसरा हमें देखना होगा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव ऑन लैंड, ठीक है। तो जब आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे देखोगे रेस्पिरेशन, तो उसमें जो होता है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो रेट होता है ब्रीदिंग का, उनमें ब्रीदिंग का रेट काफी फास्ट होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। अब रीजन क्या है इसके पीछे? जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है वो लैंड पे रह रहे हैं, लैंड पे उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर एयर का प्रेजेंस है वहां पर,
तो उनको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा आराम से, जिससे वो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कर सकते हैं। बट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, पानी में है वो, ठीक है, पानी में क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो मिक्स हो गई है, डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंस है, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ज्यादा नहीं कि डायरेक्टली परफॉर्म कर पाए। इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल रही है और उस थोड़ी बहुत ऑक्सीजन को बहुत जल्दी से कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज ऑलवेज फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन है और डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम। दिस हैपेंस बिकॉज द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज oxygen dissolved in water for respiration, where the amount of dissolved oxygen is fairly low, ठीक है, and then the amount of oxygen in the air. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में अमाउंट ज्यादा है, बट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है एब्सेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आता है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पे देखोगे कि एनिमल्स पे जैसे कि फिश है, फिश क्या यूज कर रही है, गिल्स यूज कर रही है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए जब गैसेस एक्सचेंज करनी है तो फिश क्या यूज कर रही है, गिल्स यूज कर रही है। जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो रहा है, स्किन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, जो उसका स्लिमी स्किन है उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। सिमिलरली आपका अर्थवॉर्म्स पे भी होगा, और यहाँ पर अमीबा है ये, ठीक है, अमीबा पे क्या होता है, अमीबा में भी स्किन का यूज हो रहा है, तो इसके यूज से ही वो क्या कर रहा है कि गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पा रहा है इस पर। फिर नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन जब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स पे होता है तो वो क्या यूटिलाइज करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले रहे हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिसकी हेल्प से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो पाता है। तो मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव रेस्पिरेटरी सरफेस इनसाइड द बॉडी, जो आउटसाइड से कनेक्टेड होगी किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरफ, जैसे कि आप ह्यूमंस पे देख सकते हैं, ह्यूमंस पे ट्राकिया होता है, ट्राकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है नॉस्ट्रल्स के थ्रू। तो गैसेस का एक्सचेंज देखोगे आप गिल्स के थ्रू हो सकता है। लंग्स एंड ट्राकिया प्रेजेंट है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, डियर वगैरह हैं, उनमें क्या हो रहा है, ट्राकिया, ग्रास होपर्स में क्या है, ट्राकिया प्रेजेंट है। तो स्कॉर्पियंस में भी क्या है, इंटरनल गिल्स प्रेजेंट है। तो कुछ हमने देखा, कुछ रेस्पिरेटरी सर्फेस इनसाइड द बॉडी है, बट वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है इन सब में। नेक्स्ट देखते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए रेस्पिरेटरी सर्फेस की नीड क्या होती है। जैसे लंग्स है, ठीक है, तो लंग्स हैं, उनका नीड क्या होगा, अगर किसी में स्किन है रेस्पिरेटरी सर्फेस उसका, तो उसमें क्या नीड होगा, सबसे पहले अगर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज चाहिए ना, तो जो सरफेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो थिन वॉल्ड होना चाहिए, पतली लेयर होना चाहिए और पोरस होना चाहिए, जिसके वजह से पोरस होना चाहिए ताकि गैसेस प्रॉपरली एक्सचेंज हो पाए। नेक्स्ट है मॉइस्ट होना चाहिए फॉर स्पीडी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वही है, हाई टू लो की तरफ जब जाता है कॉन्सेंट्रेशन, हाई से लो की तरफ जब ट्रैवल करता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, और मॉइस्ट होना चाहिए थोड़ा, तब स्पीडी डिफ्यूजन हो पाता है। ब्लड सप्लाई में रिच होना चाहिए उनका सरफेस, एंड सरफेस एरिया भी लार्ज होना चाहिए। अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज कर पाएंगी। तो हमने देखा कि अगर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज चाहिए तो रेस्पिरेटरी सरफेस के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उनमें प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस काफी इफिशिएंट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं, ठीक है, कुछ वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि उनमें रेस्पिरेटरी सरफेस कैसे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एनिमल्स दिया है, यहाँ पर उनके रेस्पिरेटरी सरफेस दिए हुए हैं। तो अमीबा का हमने देखा कि जब अमीबा होता है तो अमीबा में उसमें सेल मेम्ब्रेन ही सबसे आउटर मोस्ट पार्ट था, सेल मेम्ब्रेन उसके थ्रू ही होता है। सेम वे प्लानेरिया भी होता है, तो प्लानेरिया में भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। जो आपके अर्थवॉर्म होते हैं और लीच होते हैं, उनमें क्या है, मॉइस्ट स्किन उनका है, स्किन से हो रहा है, तो स्किन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सरफेस हो गया। फिश, प्रॉन, मसल, टेडपोल, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो इनमें गिल्स के थ्रू होता है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं मोस्टली में क्या होगा, गिल्स के थ्रू ही होगा रेस्पिरेशन। फ्रॉग्स जो है, अब फ्रॉग्स में कुछ वो एक्वेटिक मतलब पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस है ना, तो इसमें जब वो पानी में तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू कर ले रहे हैं, बाकी टाइम अगर लैंड में है तो लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। ग्रास होपर्स हो गए, मस्किटोज हो गए, हाउस फ्लाई हो गए, इनमें किसमें हो रहा है, स्पाइरेकल्स एंड एयर ट्यूब्स के थ्रू होता है। बर्ड्स, लिजर्ड्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उसमें मेनली लंग्स। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में मेनली लंग्स प्रेजेंट होंगी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में मेनली गिल्स के थ्रू होगा रेस्पिरेशन, बाकी डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं। Now we are going to study about tuberculosis, shortly named as TB. Why we are studying this topic here? Because it is a respiratory illness. It infects lungs. तो ये किससे कॉज्ड हो रही है? ये होती है बैक्टीरिया से कॉज्ड, एंड द बैक्टीरिया इज नेम्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
तो कुछ ये क्या है, बैक्टीरिया एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ डिसीजेस ऐसी होंगी, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फॉर एग्जांपल वायरसेस है, प्रोटोजोआ भी एक तरीके का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसी डिसीजेस जो वायरस से होती है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, द डिसीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय फंगस, एग्जांपल इज ब्लैक फंगस। ये कोविड के नए टाइम पर ही आपने सुना होगा ब्लैक फंगस के बारे में। और प्रोटोजोआ होता है, जो प्रोटोजोआ से डिसीजेस हो रही है वो हो गया मलेरिया। मलेरिया इसका काफी एग्जांपल है जो किससे हो रहा है, आपको प्रोटोजोआ से होता है। उसमें कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, बट अगर एक ऐसा केस होता है जहां पर ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करने वाला है, किसी भी पेशेंट की लंग्स को इन्फेक्ट करने वाला है, उस केस में इसे कहेंगे पल्मोनरी टीबी। अगर ये इन्फेक्ट कर रहा है लंग्स के अलावा किसी और ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है, देन इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, जॉइंट्स और बोन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस को इन्फेक्ट कर सकता है, तब भी उसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहेंगे, क्योंकि लंग्स के अलावा जिन ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है तब इसको एक्स्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, सीएनएस है, सीएनएस में जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है ना, तब मेनिंगिस का नाम शायद आपने सुना हो। मेनिंगिस क्या है, एक डिसीज है जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें 12 डिसीजेस वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। उसमें वन ऑफ द डिसीज जिसमें वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है दैट इज मेनिंगिस। तो मेनिंगिस क्या है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ही है। इसके बाद ये इफेक्ट कर सकता है आपके लिम्फ नोड्स को, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्किन में हो सकता है, जॉइंट में हो सकता है, सीएनएस को इन्फेक्ट कर सकता है, और ये लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इन सारे केसेस में हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। वापस आते हैं हमारे पल्मोनरी टीबी पर, जो लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज लेटेंट टीबी एंड द सेकेंड वन इज एक्टिव टीबी। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बैक्टीरिया ट्राकिया के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं लंग्स तक। ठीक है, ये जाते हैं, ट्राकिया है, ये ट्राकिया वाला पार्ट है, इसके बाद ये ब्रोंके में जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं, और ये फाइनली लंग्स तक पहुंच गए हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और ये बैक्टीरिया आपके लंग्स में एंटर कर रहे हैं, तो ये एक इम्यून सेल्स जो होंगे वो इसको आउटर कवर कर लेंगे। ठीक है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट है आपके लंग्स में, और अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपर है आपका, तो इम्यून सिस्टम उस पेशेंट में क्या करेंगे कि इस पूरे बैक्टीरिया, टीबी वाले बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं और इसको बाहर नहीं निकलने देते हैं। अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये स्प्रेड नहीं करेगा लंग्स में, मीन्स ये हिडन फॉर्म ऑफ टीबी होता है, थोड़ा बहुत है, जो कुछ टाइम के बाद डिल्यूट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस। बट एक्टिव टीबी में क्या होता है कि एक्टिव टीबी का केस ऐसा होता है, इस केस में क्या होता है कि बैक्टीरिया गए आपके लंग्स में एंटर कर रहे हैं, आपके इम्यून सेल्स ने उसको आउटर कवरिंग दी, ये जो डार्क ब्लू कलर है वो इम्यून सेल्स है। इम्यून सेल्स ने इस बैक्टीरिया, रॉड लाइक बैक्टीरिया को आउटर कवरिंग प्रोवाइड की, बट अभी ये बैक्टीरिया इतना ज्यादा इनका लेवल हाई था, ये डोर्मेंट स्टेज पे थे, मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होने लगा, और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये पूरे लंग्स में फैलने लगे। तो इम्यून सेल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे उस टाइम पर, इम्यूनिटी सिस्टम ही जिस पेशेंट का वीक है, उसके इम्यून सेल्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि इसको प्रॉपर्ली कवर कर पाए, तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और डोर्मेंट स्टेज में आकर पूरे टीबी को, पूरे लंग्स को इन्फेक्ट कर देगा। उस केस में जो टीबी होता है दैट इज नोन एज एक्टिव टीबी। जो एक्टिव टीबी का केस होता है ना, ऐसे पेशेंट में जिनको एक्टिव टीबी है वो इजिली किसी और पर्सन को ये स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उस दूसरे पर्सन में भी टीबी क्या हो सकता है, फैल सकता है। तो ये होता है आपका लेटेंट और एक्टिव टीबी पर डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमने पहले देख लिया पल्मोनरी टीबी, उसके बाद हमने देखा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी विच इज अफेक्टिंग योर अदर ऑर्गन्स। के बाद हमने देखा जो पल्मोनरी टीबी है उसके भी टाइप्स है, लेटेंट टीबी हो गया और एक्टिव टीबी हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में क्या है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम या पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, स्ट्रांग नहीं है, तब उसको हो जाएगा टीबी। कि अगर वो जो पेशेंट है किसी क्रोनिक डिसीज से सफर कर रहा है, ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी कोई इलनेस है, फॉर एग्जांपल क्रोनिक डिसीज जो लॉन्ग टर्म डिसीजेस होती हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन है, जहां पर उसका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी वीक है, तो उसको टीबी इजिली हो सकता है। माल न्यूट्रिशन एक अदर फैक्टर है, माल न्यूट्रिशन में आपका अंडर न्यूट्रिशन आ जाता है एंड आपका ओवर न्यूट्रिशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, तो स्प्रेड हो सकता है उसमें। उसके बाद से सब्सटेंस यूज मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, टोबैको का यूज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। टोबैको है, किसी को बहुत ज्यादा स्मोकिंग की आदत है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उस पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है। अगर एक बार आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया तो आपके इम्यून सेल्स डेवलप
प्रॉपर नहीं हो पाएंगे और वो जो प्रॉपर कवरिंग प्रोवाइड कर रहे थे उस बैक्टीरिया को, इस रॉड लाइफ बैक्टीरिया को प्रॉपर कवरिंग प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपरली मल्टीप्लाई होकर डोर्मेंट स्टेज में आके पूरे लंग्स को इन्फेक्ट कर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा मूवी जब आप देखने जाते हैं तो थिएटर में एक अवेयरनेस कैंपेन टाइप की होती है जिसमें आपको एड्स दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग का जो यूज है वो एक लिमिट के बाद एक्सेस में अगर आप इनका यूज करेंगे तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देगा और उससे क्या क्या हो सकते हैं। तो वो एक मास कैंपेन होती है मूवी थिएटर्स में जो इसे अवेयर करवाती है लोगों को। दूसरा हो सकता है जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में आप क्या रिलेशन देख सकते हैं कि टीबी इंसिडेंस क्लाइमेट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है जिसके कारण ऐसे जगहें जहां पर टीबी का इंसिडेंस रेट काफी ज्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर होता है और इक्वेटर के बाद से यहाँ पे आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। अब ये जो रीजन है वो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है। तो इस ट्रॉपिक्स वाले रीजन पे क्या हो रहा है, एक तो इक्वेटर पे क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट फॉल होती है। डायरेक्ट अगर सनलाइट यहाँ पे फॉल हो रही है तो उसके आसपास का रीजन एक तो गर्म होगा, यहाँ पे ज्यादा बारिश भी होती है। तो इस रीजन में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है and high relative humidity could facilitate small droplets containing MTB to evaporate slowly। यहाँ पर अगर सनलाइट ज्यादा फॉल हो रही है, डायरेक्टली फॉल हो रही है, तो यहाँ पे इवापोरेशन रेट ज्यादा होगा। इवापोरेशन रेट ज्यादा है मींस हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड यहाँ पे क्या होता है, स्लो होती है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है प्लस क्या होता है, विंड स्पीड भी स्लो है। तो जो बैक्टीरिया एयर में प्रेजेंट है वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रिटेन कर पाएंगे और इजिली स्प्रेड भी कर पाते हैं, ठीक है। It allows the environment here allows to remain these MTB bacteria to remain suspended in the air for longer period of time because of high relative humidity and low wind speed। ठीक है, तो इन रीजन्स में आपको टीबी के केसेस ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आया, ठीक है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जिसको WHO रिलीज करता है, उसने क्या दिखाया कि ऐसे रीजन्स जो यहाँ पे फॉल हो रहे हैं, ऐसी कंट्रीज, उसमें टीबी का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा रहेगा, टीबी का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ना वो इंडिया का ही है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स फॉर एग्जाम्पल अगर 1 CR केसेस हो रहे हैं ग्लोबली हर साल, तो उसमें लगभग 28 लाख केसेस जो है इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन रहता है एनुअली। हर साल इंडिया में 28 लाख केसेस देखे जाते हैं टीबी के, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी कंट्रीज भी आती हैं जैसे इंडोनेशिया है, पाकिस्तान में काफी प्रेवलेंट रहेगा टीबी, ठीक है, चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इन रीजन पे क्या होता है कि ऐसे ट्रॉपिक्स वाले रीजन पे टीबी का प्रेवलेंस ज्यादा देखा जाता है। फिर देखते हैं, ये हो गया जोग्राफिकल फैक्टर्स कुछ। अब आते हैं कि टीबी जो है ना एक कम्युनिकेबल डिसीज है। टीबी कम्युनिकेबल डिसीज क्यों होगी, कम्युनिकेबल डिसीज होती है और दूसरी तरफ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। द डिसीज व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो वो क्या होती है आपकी कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं। ऐसे टीबी जैसे किसी को एक्टिव टीबी हो गया है, ठीक है, एक्टिव टीबी वाले पेशेंट ने क्या किया, कफ और स्नीज किया। कफ और स्नीज करेंगे तो उसके कफ में क्या होंगे, टीबी के बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और ये टीबी के बैक्टीरिया क्या होंगे, दूसरे पर्सन पे भी स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये जा रहे हैं अदर पर्सन पे, और अगर दूसरा पर्सन रेगुलरली इस पेशेंट के कांटेक्ट में था फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और रेगुलरली इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इस दूसरे पर्सन को भी टीबी हो सकता है। तो इसलिए टीबी क्या एक कम्युनिकेबल डिसीज है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर, मींस ये एक एयरबॉर्न डिसीजेज है। व्हेन पीपल विथ लंग टीबी कफ स्नीज और स्पिट दे प्रोपेल द टीबी जम्प्स इनटू द एयर। सिम्टम्स क्या है इसके, कफ विथ स्प्यूटम एंड ब्लड एट टाइम्स, चेस्ट पेन होगा, वीकनेस लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, फीवर आ रहा है, रात में पसीना आना, ये सारे क्या है टीबी के सिम्टम्स हैं। और टीबी क्या है, एक ट्रीटेबल और क्योरेबल डिसीज है। ऐसा नहीं है कि ये इसको ट्रीट किया क्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये क्योर किया जा सकता है, ट्रीट भी किया जा सकता है। तो इसलिए 3 तरीके की हमें टीबी पढ़ना है। एक केस हो सकता है जब इंसान को नॉर्मल टीबी हो। अगर नॉर्मल टीबी है तो उस केस में क्या होगा कि आप नॉर्मल उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे और ये नॉर्मल मेडिसिन उसका काम कर जाएंगी और उसका टीबी क्योर हो सकता है। दूसरा केस आता है आपका एमडीआर टीबी का, ठीक है। एमडीआर टीबी का केस होता है, एमडीआर की टीबी के केस में क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स क्या होती है। तो फर्स्ट लाइन समझना है और सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स समझना है। फर्स्ट लाइन में आपकी 2 ड्रग्स आती है, एक होता है आइसोनियाजिड, ठीक है, आइसोनियाजिड होता है, और सेकंड होता है आपका राइफेमेसिन होता है, राइफेमेसिन होता है, जो एंटी टीबी ड्रग्स है फर्स्ट लाइन के। सेकंड में आता है बीडाक्यूलाइन, तो ये सेकंड लाइन ड्रग्स है।
एक हमने नॉर्मल टीबी देख लिया, अब एमडीआर टीबी समझते हैं। एमडीआर टीबी क्या है? अ फॉर्म ऑफ टीबी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया that do not respond to the first line anti-TB drugs, that is isoniazid and rifampicin. ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स हैं। जब किसी को भी एमडीआर टीबी हो गया है, इसका मीन्स है कि वो इस फर्स्ट लाइन ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और इसको रेसिस्ट कर रहे हैं। बट एमडीआर टीबी फिर भी ट्रीटेबल है और क्योरेबल भी है अगर हम उसको सेकेंड लाइन ड्रग्स दें। और सेकेंड लाइन ड्रग्स क्या, आपका बीटा क्यूलाइन जो है वो सेकेंड लाइन ड्रग है, इसको देकर उसका टीबी क्योर किया जा सकता है। लेकिन थर्ड स्टेज आती है जहां पर हम बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मीन्स उसको कहा जाता है एक्सडीआर टीबी। इस केस में क्या हो रहा है कि ये भी टीबी है जो उसी बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है, बट ये डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द मोस्ट इफेक्टिव सेकेंड लाइन ड्रग्स को भी सेकेंड लाइन ड्रग्स को भी इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड लाइन ड्रग्स बीटा क्यूलिन, इसको भी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और इस केस में क्या होता है कि अब कोई फर्दर ट्रीटमेंट का ऑप्शन बचता नहीं है। तो हमने देखा नॉर्मल टीबी जिसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को नॉर्मल मेडिसिन लेकर ठीक किया जा सकता है। एमडीआर टीबी है तो एमडीआर टीबी में जो पेशेंट है वो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जो कि आइसोनियाजिड और राइफामेसिन है, लेकिन उसको क्योर किया जा सकता है अगर हम उसको सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स दें, दैट इज बीटा क्यूलाइन। लेकिन अगर उसको एक्सडीआर टीबी हो गया है तो ये ज्यादा सीरियस फॉर्म है और इसमें वो सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मतलब बीटा क्यूलाइन देने पर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसको भी रेजिस्ट कर देगा। तब ऐसे पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट पॉसिबल थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये हो गया आपके 3 तरीके के टीबी। ठीक है, अब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका वीक इम्यून सिस्टम है, या फिर वीक इम्यून सिस्टम क्योंकि उनको पहले से एचआईवी डिसीज है, डायबिटीज है, तो क्विकली एक्सपोज होंगे इस इन्फेक्टियस डिसीज में, मतलब इन पेशेंट्स को ज्यादा इजीली डिसीज कैच कर सकता है। कोविड के टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि जिनको कोविड इन्फेक्शन हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा इसमें प्रोन हो जाते हैं टीबी के इन्फेक्शन के लिए। इन्फेंट्स एंड एजेड पीपल आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कैचिंग टीबी इन्फेक्शंस क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक हो चुका है। अब ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना है जो हम यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट द केसेस ऑफ टीबी। फर्स्ट इज SSM, विच इज प्यूटिन स्मीयर माइक्रोस्कोपी। इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, एक ऐसा टेस्ट है जहां पर आप एसिड फास्ट बेसिले को डिटेक्ट कर पाते हैं एक सिंगल स्प्यूटम टेस्ट से। ठीक है, आपके स्प्यूटम का सैंपल लिया गया, उस सैंपल से क्या होता है कि प्रिपेयर्ड एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपके टीबी के जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, किसी भी पेशेंट के अंदर टीबी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उनको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बट क्या है, इसका सेंसिटिविटी रेट 50% ही इफेक्टिव होता है, मींस ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि डिटेक्ट नहीं कर पाता है टीबी बैक्टीरिया को। इसलिए इसका रीजन भी है कि ह्यूज नंबर ऑफ केसेस इंडिया में मिस्ड हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इंडिया टीबी रिपोर्ट था। ठीक है, इस बार का जो इंडिया टीबी रिपोर्ट है ऑफ 2023 वो शो करता है कि जो 77% ऑफ द केसेस है इंडिया में टीबी के, वो किसको यूज करके डिटेक्ट किए जाते हैं, SSM प्यूटन स्मीयर माइक्रोस्कोपी को देकर यूज किए जाते हैं। और सिर्फ 23% ऑफ द केसेस में ही हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट, जो कि ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और इजिली टीबी के बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर पाते हैं एट एन अर्ली स्टेज। तो इंडिया टीबी रिपोर्ट ये कहता है कि 77% ऑफ द केसेस में इंडिया जो है वो टीबी को डिटेक्ट करने के लिए SSM का यूज कर रहा है, जबकि सिर्फ 23% ऑफ द केसेस आर बीइंग टेस्टेड और बीइंग डायग्नोस्ड बाय मॉलिक्यूलर टेस्ट। इसलिए इंडिया में टीबी का प्रेवलेंस रेट भी ज्यादा है, 28% ऑफ द केसेस इंडिया से ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें लेट पता चलता है, उस टाइम तक डायग्नोस नहीं किया जा सकता है। अब इसके लिए जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है उसमें 2 टेस्ट पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आपने नाम भी सुना होगा। एक होता है जीन एक्सपर्ट टेस्ट। ठीक है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं एक सीबीनेट टेस्ट है। सीबीनेट मतलब कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन। अब इस टेस्ट में क्या किया जा रहा है, एक तो ये आपके टीबी बैक्टीरिया को भी टेस्ट कर लेता है, और सेकेंडली अगर आपका टीबी इस लेवल पे पहुंच चुका है कि पेशेंट का टीबी इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब वो फर्स्ट लाइन ड्रग मतलब राइफेमेसिन को भी रेसिस्ट कर रहा है, तो उस लेवल को भी डिटेक्ट किया जा सकता है जीन एक्सपर्ट टेस्ट के थ्रू। इट इज अ न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट जिसमें डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है और उसमें ये इजीली पता लगा लेता है कि आपके में टीबी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, प्लस पेशेंट का टीबी लेवल जो है लेवल तक पहुंच चुका है उसका टीबी की। उसमें जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है वो भी अब उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रेसिस्ट कर रहे हैं उसको भी। तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है एंड ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन एज वेल एज राइफामेसिन रेजिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर पाते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव है, 2 आवर्स में ही रिपोर्ट्स दे देता है। इसके बाद होता है यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें आ जाता है इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रूनेट करके एक टेस्ट है। ट्रूनेट जो है वो एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट
तो पीसीआर टेस्ट क्या होता है? एक लेबोरेटरी टेक्निक है ये, ठीक है, इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक। लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें डीएनए सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई किया जाता है, प्लस इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है उसके एम्पलीफिकेशंस को भी डिटेक्ट किया जाता है। इट एम्पलीफाइज अ नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए मेनी मिलियन ऑफ टाइम्स, बहुत ज्यादा बार आप इसके डीएनए को इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है कि इसलिए डिटेक्ट करना इजी हो जाता है, ठीक है। और इनफ कॉपीज बना देता है ताकि इजी विजुअलाइजेशन हो सके। उसकी क्लोनिंग कर देता है, जो बैक्टीरिया उसकी क्लोनिंग प्लस प्रॉपर सीक्वेंस कर देता है, और उसके मैनिपुलेशन के बाद हम डीएनए के, जो टीबी बैक्टीरिया के डीएनए है, उसको इजिली देख सकते हैं कि अब जो आपका टीबी लेवल है वो किस तक, कहाँ लेवल तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो ड्रग रेजिस्टेंस को भी देख सकता है। और ऐसे किसका यूज किया जाता है? चिप्स का यूज किया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पर भी स्प्यूटम सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्प्यूटम सैंपल्स लिया, चिप्स का यूज किया, और इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव है ना, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स जो होते हैं, जो सबसे ग्रास रूट लेवल्स पे सेटअप्स होते हैं, उस पर इजिली ये यूज किया जा सकता है, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव है। जबकि जो आपका जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है ना, कम से कम एक टेस्ट में 3 से 4 हजार रुपए लग जाते हैं, तो इसलिए कॉस्टली है, इतना यूज कर पाना मुश्किल है, इसलिए इंडिया में ज्यादा यूज भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ट्रूनेट जो है थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आप इसको ग्रास रूट लेवल्स पर यूज कर सकते हो इसलिए। उसके बाद जो टीबी टारगेट सेट किया जीरो ट्यूबरक्लोसिस डेथ का 2025 तक, ठीक है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है फॉर टीबी एलिमिनेशन, which is the program of Ministry of Health and Family Welfare Government of India that aims to reduce TB burden by 2025, ठीक है। 2025 तक ये टीबी बर्डन को कम कर देगा। इसके बाद है नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 2025 तक का एम है। इसके बाद आता है निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना काफी इंपॉर्टेंट भी है, और ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो निक्षय है वो किस डिसीज से रिलेटेड है, निक्षय जो अभियान है वो किस डिसीज से रिलेटेड है, तो ये है न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है? 500 रुपीज देती है ऐसे पेशेंट्स को जिनका टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, ताकि उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए इस 500 रुपीज से। तो वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देती है टीबी पेशेंट के लिए, एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग 500 रुपीज ईच मंथ टू टीबी पेशेंट फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टीबी ट्रीटमेंट एज न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसमें क्या है कि कम्युनिटी लेवल पर होगा, जो भी कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हैं तो सपोर्ट दोज उनको साथ लाया जाएगा, ताकि ऐसे लोगों को ये सपोर्ट कर सकें जिनका टीबी का ट्रीटमेंट है, और एक्सेलरेट कर सके कंट्री का प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी एलिमिनेशन, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आयुष्मान भारत, ये सारी तो स्कीम्स चली रही हैं इसके लिए। जो आयुष्मान भारत स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें क्या है, इसमें जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उसको भी इसमें कन्वर्ट करना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट करना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे क्यों करना है? क्योंकि इनका स्टेटस अच्छा हो जाए और डिसेंट्रलाइज किया जा सके टीबी ट्रीटमेंट को, टू डिसेंट्रलाइज हेल्थ एंड प्राइमरी वेलनेस सेंटर्स, ताकि ग्रास रूट लेवल पर जो ऐसे गरीब लोग हैं, और सबसे ज्यादा प्रिविलेंस वहीं पर होता है। टीबी का एक रीजन ही है, टीबी का रीजन है ऐसी कंट्रीज में देखा जाएगा टीबी जहां पर गरीबी ज्यादा है। अगर गरीबी ज्यादा है तो वहां की वेंटिलेटेड कंडीशंस भी क्या होंगी? पुअर होंगी, और ओवर क्राउडेड कंट्रीज हैं, ऐसे में एक आइडियल एनवायरनमेंट मिल जाता है ऐसी कंट्रीज में कि वहां पर टीबी इजिली स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कि आयुष्मान भारत भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट करना है। बाकी हमने टीबी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज देख ली कि जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है, जो आपके स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी से ज्यादा इफेक्टिव होता है, और ट्रूनेट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर बेस्ड टेस्ट है। और हमने देख लिया कि जो आपका नॉर्मल टीबी के केसेस हैं, एमडीआर टीबी है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस टीबी है, ये सारी चीजें भी देख लिया। तो यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक है वो एंड होता है, ठीक है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो सारी कवर कर ली इस लेक्चर पे। सो थैंक यू गाइज।